हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ वो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और तकरीबन जब सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन पार्टनरशिप से आता है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में क्वेश्चन डाल ही देता है और कई बार अलग से भी एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं क्या करवाने वाला हूँ कि व्हाट मीन बाय द जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है और क्यों ली जाती है। और दूसरा, सेकेंडली, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इन दो टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ केस में अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ जाती है तो कैसे उसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द जॉइंट लाइफ पॉलिसी। नोट्स बनाते रहना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले व्हाट मीन्ड बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कि भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है भाई। इंश्योरेंस, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि लाइफ पॉलिसी को ही, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ही कहा गया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जब मान लीजिए दो ए बी सी, दो और दो से ज्यादा पार्टनर हैं, मान लीजिए कि 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, इन लोगों ने मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया। इन लोगों ने मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, अलग से पर्सनली नहीं लिया, फर्म में ले लिया, उसी को बोल दिया जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब अगला पॉइंट अराइज होता है कि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते क्यों है भाई। इस बात को भी समझिए, इस बात के बारे में भी चर्चा करते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते क्यों है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन लोगों ने, बिल्कुल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसी को कहा गया है, इन लोगों ने क्यों ले लिया। कल को ए, बी और सी, इन तीनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो उसे कॉम्पनसेट तो करना पड़ेगा, उसको पेमेंट तो देनी पड़ेगी। अब वो पेमेंट आएगी कहां से। मान लीजिए अगर आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं ली है तो पैसा कहां से देना पड़ेगा, फर्म के खाते से पैसा देना पड़ेगा। अब फर्म में या तो इतने सारा कैश पड़ा हो, अगर इतना सारा कैश पड़ा था और मैंने सारा का सारा कॉम्पनसेट करने के लिए उस पार्टनर को दे दिया, उसके लीगल है और एग्जीक्यूटर को पे कर दिया, अब फर्म के पास फाइनेंशियली क्रंच हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं बचेंगे और वह काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए, या फिर अगर फर्म के पास पैसे नहीं तो अपना कोई एसेट बेचकर उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्म ने क्या किया भाई, इसीलिए हमने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले ली। इसी को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कहा गया। व्हेन ऑल पार्टनर्स टूगेदर टुक द पॉलिसी, वह कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उसी को बोल देते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसीज। ठीक है। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में और खास बात जो हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट बनाते जाइए। ये तो हो गया मीनिंग। अब नोट नंबर 1 पहला निकल कर आया, मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, किसी कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग ले रहे हैं पार्टनर। तो भाई कोई हमें कुछ भी देगा तो उसके बदले में हमें भी तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 में हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। क्या पे करेंगे भाई, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। अगर हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोल रहे हैं तो इसी को हम बोल देंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, अगर मैं इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं तो उसके बदले में कंपनी मुझे क्या दे रही है, बेनिफिट दे रही है। अब जो ये बेनिफिट दे रही है, ये बेनिफिट 2 प्रकार से मिल सकता है। अभी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यही 2 बातें डिस्कस करनी है, प्रीमियम की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और बेनिफिट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यही है इस टॉपिक में। तो बेनिफिट भी 2 प्रकार से मिलेगा। या तो पॉलिसी एक्सपायर्ड हो जाए, अगर तो पॉलिसी एक्सपायर्ड हो जाती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ही एक्सपायर हो गई, मतलब 5 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, अब 5 साल पूरे हो गए। 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और 10 साल हमारे पूरे हो गए। 15 साल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, 15 साल पूरे हो गए। पॉलिसी एक्सपायर्ड या फिर बंदा एक्सपायर्ड, या तो पॉलिसी एक्सपायर्ड हो गई या फिर बंदा एक्सपायर हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई। ठीक है,
ये इस केस में हमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वो बेनिफिट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बेनिफिट कब मिलेगा, या बेनिफिट मिलेगा हम पॉलिसी को सरेंडर कर दे। सर ये सरेंडर क्या होता है, हम चला नहीं पा रहे थे, हमारे बस की बात नहीं थी कि भैया अब हम इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो गई, या वह हो सकता है पर्सनल रीजंस के कारण कि फर्म इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, या फिर कोई पार्टनर नया एडमिशन हो गया, तब नॉर्मली हमारी जो पॉलिसी है वह डिसकंटिन्यू हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। तो सरेंडर कहने का मतलब 15 साल की पॉलिसी ली थी, पर 3 साल 4 साल 5 साल के बाद ही रियलाइज हुआ इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना, या कोई पार्टनर एडमिट हुआ या रिटायर हुआ तो हमने इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया या नई पॉलिसी कैरी कर ली। तो उस केस में कंपनी हमें पूरा बेनिफिट नहीं देती, कुछ पैसे कम देती है। तो उसी जो पैसे कम देती है, जितने पैसे हमें देती है, उसी को बोलते हैं सरेंडर। हर साल जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम का एक सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी हर साल आपको पूरी एक लव लेटर बनाकर देता है। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, 20 साल की पॉलिसी लिए, तो हर साल के आगे उसकी सरेंडर वैल्यू लिखी होती है कि मान लीजिए 5 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करें तो भाई इतने ही पैसे मिलेंगे, 8 साल में कर रहे हैं तो इतने ही पैसे मिलेंगे। होता क्या है, जो सरेंडर वैल्यू होती है, नॉर्मली जो आपने प्रीमियम पे किया होता है उसका 20% से लेकर 50-60% तक की ही सरेंडर वैल्यू होती है, अगर अर्ली स्टेजेस पर हम पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो मुझे पता लगी कि एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम पहला पॉइंट निकल कर आया जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट जो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट कब कब मिलेगा, या तो पॉलिसी एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए टाइम पीरियड, या फिर पॉलिसी सरेंडर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल कर आया, अब हमने बात की इंश्योरेंस प्रीमियम। अब पॉइंट यहीं से चलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम को मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं। जैसा मैं इंश्योरेंस प्रीमियम को ट्रीट करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके बेनिफिट की ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो नॉर्मली जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस प्रीमियम है, जॉइंट, बच्चे कह रहे हैं पूरा लिख दीजिए, अधूरा लिखेंगे हम भी अधूरा ही लिखेंगे। ठीक है दोस्त, लिख दिया। तो जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, या तो मैं इसे खर्चा मान लेता हूं, ट्रीटेड इज एन एक्सपेंसेस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है कि भाई खर्चा मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसे एसेट मान लिया जाए। और तीसरा पॉइंट जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कहता है एक्सपेंस और एसेट दोनों ट्रीट कर दो। अच्छा जी, इसी को बोलते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो हम इसी के बारे में भाई साहब डिस्कस करने वाले हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को हमने खर्चा मान लिया, एसेट मान लिया, या जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ट्रीट कर दिया। तो कैसे करेंगे, एक एक करके, 1 बाय 1 करके, आप प्लीज नोट बनाते जाइए, 1 बाय 1 करके ट्रीटमेंट बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा आपको, चाहे आपने खर्चा माना, चाहे आपने एसेट माना, चाहे आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी, कहने का मतलब दोनों का मिक्सअप हाइब्रिड सिस्टम माना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली एंट्री कॉमन होगी। जब भी हम प्रीमियम पे करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम को पे करेंगे, द फर्स्ट एंट्री विल बी द कॉमन फॉर द ऑल थ्री। इन तीनों टॉपिक में कॉमन एंट्री आएगी, चाहे मैंने एक्सपेंस माना, चाहे एसेट माना, चाहे मैंने उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व माना, तीनों केसेस में तो कॉमन एंट्री क्या आएगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट
डेबिट टू बैंक। यस यस, कहने का मतलब भाई कि तीनों की पहली एंट्री कॉमन हो गई। ट्रीटमेंट तो यहां से शुरू होगी, ट्रीटमेंट यहां से शुरू होगी। पहले कॉमन एंट्री मैंने कर ली, अब बात होगी कि भाई ट्रीटमेंट क्या करनी है। मैंने उसे खर्चा मानना है, एसेट मानना है, ये पॉलिसी रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो ये बात हो गई कि मैंने पहले प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। बीइंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम हैव बीन पेड। तो कई जगह कई ये एंट्री भी हो सकती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंट्री बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इसे ऐसे ही करें। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पहली एंट्री मेरी हमेशा क्या हो जाएगी, ये। अब मैंने इसे खर्चा मान लिया। पहली बात पर आ जाते हैं, तो मैंने क्या बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि भैया ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस हो, चाहे ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस हो, चाहे एसेट हो, चाहे जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम हो, पहली एंट्री कॉमन होगी। क्या निकल कर आई, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तीनों का डिफरेंस भी बता दूंगा एक बात में, बिल्कुल लास्ट में जाते जाते आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या माना भाई, खर्चा माना। अगर मैंने इसे खर्चा माना तो कहां क्लोज करना चाहिए, कहां क्लोज करना चाहिए सर, इसे अगर खर्चा मान लिया तो हम इसे क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे क्लोज कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। भाई बहुत बड़ा मीनिंग होता है इसका, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गई जब मैंने उसको खर्चा माना, तो प्रीमियम की एंट्री। अब पॉइंट आता है कि भैया बेनिफिट, आपने सर दो पार्ट में बात की थी प्रीमियम की, कि प्रीमियम होगा और प्रीमियम से मिलने वाला बेनिफिट होगा, प्रीमियम से मिलने वाला बेनिफिट होगा। तो प्रीमियम से मिलने वाला बेनिफिट मैंने बताया दो केसेस में मिलता है, डेथ के केस में और पॉलिसी एक्सपायर के केस में। अगर तो पॉलिसी एक्सपायर और डेथ का केस है तो ऑब्वियसली आपको फुल वैल्यू मिलेगी, फुल वैल्यू रिसीव, फुल वैल्यू रिसीव, फुल वैल्यू रिसीव। आपको अगर पूरी वैल्यू रिसीव होगी तो एंट्री भी क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मुझे पूरे पैसे मिल गए। अगर डेथ और पॉलिसी एक्सपायर्ड का केस ना हो, पॉलिसी एक्सपायर्ड का केस ना हो, किसका केस हो भाई, तो सर रह गया एडमिशन रिटायरमेंट, जिसे आप बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, रिटायरमेंट का केस हो, रिटायरमेंट के नॉर्मली केस में आपको क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू मिलेगी। एंट्री सेम होगी, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एंट्री वोंट बी चेंज, एंट्री में हमारा कोई बदलाव नहीं आया। तो पहला, हमें सबसे पहले तो पैसे मिल गए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब बात करते हैं, ये जो पैसा मिला हमें, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी से पैसा मिल गया, इसका करना क्या है भाई, ये बेनिफिट है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगली एंट्री आ जाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 3 पार्टनर हैं तो ए बी सी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 लाख का वैल्यू है, तो 1 लाख है बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी उनका रेशो है, मान लो 442 है तो 40,000 एंड 20,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने मान लिया प्रपोर्शनेट 4:4:2 था, गॉट माय पॉइंट, 2:2:1 था। तो कहने का मतलब मैंने जितना भी मुझे कंपनी से क्लेम मिला, मैंने सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये था मेरा पहला मेथड। इसके हम थोड़े से कीवर्ड निकालते हैं। कीवर्ड क्या निकल कर आए, जब भी एक्सपेंस मानेंगे तो क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज किया जाएगा प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि पहली एंट्री तो कॉमन ही है। पहली एंट्री में बार बार बता रहा हूं,
कि कॉमन है, पहली एंट्री कॉमन है तीनों केसेस में। क्या एंट्री है पहली? बिल्कुल ठीक बता रहे हो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक कॉमन है तीनों केसेस में। तो मैंने अगर खर्चा मान लिया तो कहां क्लोज कर दिया, मतलब पहली एंट्री तो कॉमन आ गई, पहली एंट्री तो कॉमन आ गई। क्या? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली एंट्री तो कॉमन आ गई, पहली एंट्री कॉमन आ गई। बात हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर खर्चा माना तो क्लोज कर दिया। उसके बाद दूसरा, खर्चे में ही मुझे बेनिफिट मिला तो बेनिफिट पहले रिसीव कर लूंगा और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ये की निकल कर आया, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कौन से प्रोपोर्शनेट में? डिस्ट्रीब्यूशन इन OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जब भी एक्सपेंस मानना है तो सबसे पहली एंट्री कॉमन हो गई, दूसरा मैंने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज कर दिया और जब बेनिफिट मिल जाएगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत बड़ा टॉपिक है पर डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगा। तो खर्चा मान लिया, उसके बाद मान लेते हैं हम एसेट, तो JLP एज एन एसेट। कंफ्यूज नहीं होंगे, पहली एंट्री कॉमन है, क्या एंट्री होगी सर? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, पहली एंट्री कॉमन है सभी केसेस में, कॉमन मिल गया इसलिए पहली एंट्री में तो गड़बड़ होगी नहीं। अब मैंने क्या मान लिया भाई? मैंने एसेट मान लिया। अगर मैंने एसेट मान लिया तो रादर टू दी, अब मैं इसे कहां क्लोज नहीं करूंगा, अब मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज नहीं करूंगा। अब मैं कहां क्लोज करूंगा? एसेट मान रहा हूं तो सर लिखा तो है एसेट मान रहे हो तो कहां क्लोज होगा? अब ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। कहां क्लोज कर देंगे? बैलेंस शीट में क्लोज कर देंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कौन से प्राइस पर? याद करो, मैंने आपको बताया कि हर पॉलिसी की इंश्योरेंस प्रीमियम जब पे की जाती है तो उसकी एक सरेंडर वैल्यू दी जाती है, चार्ट दिया जाता है आपको, पूरा चार्ट के फॉर्म में दिया जाता है। तो बैलेंस शीट में आ जाएगा कौन से प्राइस पर? जो भी उसकी सरेंडर वैल्यू होगी। मान लीजिए, अब हम मानते हैं, जरा एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, एक एग्जांपल देखिए, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने कहा कि आपने JLP प्रीमियम, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम पे कर दिया फर्स्ट ईयर में 20,000 और उसकी सरेंडर वैल्यू थी नील। फर्स्ट ईयर में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब सारा का सारा क्या हो गया? लॉस हो गया, सारा का सारा लॉस हो गया। फर्स्ट ईयर में क्या एंट्री बनेगी? अगर मैं फर्स्ट ईयर के बारे में बात करूं तो क्या एंट्री होगी? अगर 20,000 का प्रीमियम दिया तो पहली एंट्री आ गई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैंने इसकी कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, इसलिए सारा का सारा क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर सरेंडर वैल्यू नहीं है, फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया, तो सारे लॉस कहां चले जाएंगे? इफ नो सरेंडर वैल्यू, अगर इसकी कोई सरेंडर वैल्यू ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP। तो सर ये तो हमें एक्सपेंस की तरह लगा, यस, अगर कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है उसका तो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाता है। अब बात करते हैं, फिर अगले साल प्रीमियम दे दिया 20,000 और मान लेते हैं इसका सरेंडर वैल्यू 18,000 था, ठीक है। अब हुआ क्या? 20,000 का मैंने पे किया है तो एंट्री हो गई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20 के 20,000। अब सरेंडर वैल्यू कितनी है? बैलेंस शीट में कितनी जाएगी? सर बैलेंस शीट में सेकेंड ईयर में 18,000 पे जाएंगी। कितने जाएंगे भाई? 18,000। तो 2,000 का तो अभी भी लॉस आ गया, 2,000 का अभी भी लॉस हो गया। तो 2,000 का लॉस कहां क्लोज हो जाएगा? सर 2,000 का लॉस आ गया तो हम उसे क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP 2,000। मतलब कि माने कि जितना लॉस हो जाएगा, जितना सरेंडर वैल्यू से, मतलब जितना सरेंडर वैल्यू है और जितना प्रीमियम पे किया है, दोनों का जितना डिफरेंस है, मतलब कि जितना लॉस होगा, क्योंकि सरेंडर वैल्यू नॉर्मली तकरीबन कम मिलती है, आपको कम ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप पहले पॉलिसी को सरेंडर कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्रीमियम की ट्रीटमेंट। अभी बात हुई है प्रीमियम की।
अब पॉइंट आता है बेनिफिट का। हमने दो पार्ट में डिस्कस किया है, हम दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं पूरे चैप्टर को। मैं पूरा चार्ट बना के लास्ट में तीनों टॉपिक में डिफरेंस बता दूंगा। अब बेनिफिट, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको बेनिफिट मिलेगा ऑब्वियसली जब पॉलिसी सरेंडर होगी, डेथ और एक्सपायर के केस में फुल, और अदरवाइज चाहे डेथ है एक्सपायर्ड है, बस डिफरेंस क्या आता है, डेथ एक्सपायर्ड के केस में फुल वैल्यू होगी और बाकी केसेस में, अदर केसेस में सरेंडर वैल्यू ही मिलेगी। एंट्री तो सभी को पता है क्या एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। मेरा पॉइंट ये है मेरे दोस्त, क्या इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जितना भी, अगर तो सरेंडर वैल्यू मिली है मुझे तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा? याद करिए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, मान लेते हैं यहां पर प्रॉफिट आए होंगे, मान लेते हैं यहां प्रॉफिट थे, और प्रॉफिट थे यहां पर मान लेते हैं 50,000 के, और प्रीमियम था 20,000 का। प्रीमियम कितने का था? अभी हमने नोट किया कि प्रीमियम कितने का था, प्रीमियम था 20,000 का, और उसकी सरेंडर वैल्यू, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, सरेंडर वैल्यू कितनी थी 18,000। 20,000 का मेरे पास प्रीमियम था और सरेंडर वैल्यू थी 18,000। तो 18,000 को तो मैंने एसेट दिखा दिया। अगर मैंने 18,000 को एसेट दिखा दिया तो यहां कितना डेबिट किया? सिर्फ 2,000 रुपए डेबिट किए। मतलब कि 18,000 मैंने अपना लॉस माना ही नहीं। मैंने लॉस जब माना ही नहीं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब समझिए इस बात को, अगर मैंने 2,000 डेबिट किया तो पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट किया सर? 48,000। कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? 48,000। अगर मैं 2,000 की जगह 20,000 डेबिट करता, जैसा खर्चे में किया, 20,000 डेबिट करता तो प्रॉफिट कितना आता पार्टनर में बांटने के लिए? सर पार्टनर में बांटने के लिए आता एबीसी में 30,000। मतलब कि क्या होता, अब मैं यहां पर 18,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, 30,000 पे आता। अगर मैं पूरा 20,000 का प्रीमियम डेबिट करता तो पार्टनर्स को इसका बेनिफिट नहीं मिला। अगर मैं 20,000 पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं तो पार्टनर्स को बेनिफिट नहीं मिला। किसका बेनिफिट नहीं मिला? पॉलिसी का कोई बेनिफिट नहीं मिला। उनके हिस्से में तो लॉस आ गया ना, क्योंकि उनके प्रॉफिट कम हो गए। यहां पर मैंने सिर्फ 2,000 डेबिट किया है, सिर्फ 2,000 का डेबिट किया है, इसका 18,000 ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है। 18,000 जितना मैं सरेंडर वैल्यू दिखा रहा हूं उतना ही प्रॉफिट ऑलरेडी बांट दिया। तो होता क्या है, जैसे ही आप सरेंडर वैल्यू लेते हैं तो साथ के साथ आपका प्रॉफिट, ध्यान से देखिए, 50,000 में से 2,000 माइनस किया, मतलब लॉस माइनस किया, प्रॉफिट कितने है 48। अगर मैं 2,000 ना लेके 20,000 लेता तो कितना आता? 30,000 आता। तो कहने का आपके प्रॉफिट सीधा कितने कम हो जाते सर? पूरे और 18,000 रुपए से कम हो जाते। सरेंडर वैल्यू के इक्वल क्या हो जाते? कम हो जाते। यही डिफरेंस है एक्सपेंस में और एसेट में। जैसे ही मैं उसको एसेट मानता हूं, बेनिफिट साथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आधे लोग इसे बताते ही नहीं है, वो कहते हैं भैया एसेट है तो ऐसा कर लेना। भाई इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको एसेट माना, बैलेंस शीट में माना, मैंने उसको लॉस नहीं दिखाया। जब मैंने उसको लॉस नहीं दिखाया तो ऑटोमेटिकली पार्टनर्स में उसका जो शेयर था बंट गया। जैसे यहां पर मैंने 18,000 को क्या मान लिया? एसेट मान लिया, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी 18,000 ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए। अदरवाइज कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे खर्चे में सर? 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करते तो 18,000 मेरे पहले से ही बंट गए। इसका मतलब जब मुझे पॉलिसी रिसीव्ड होगी तो मैं दोबारा से इसे नहीं बांटूंगा। तो एसेट के केस में जब भी पॉलिसी का पैसा मिल जाता है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो की निकालते हैं, की क्या निकाला? एसिड के केस में की निकल कर आया। पहली एंट्री तो कॉमन है कि भैया जितना भी लॉस होगा, लॉस मतलब जेएलपी प्रीमियम और सरेंडर वैल्यू एंड
हर ईयर की सरेंडर वैल्यू वही जाएगी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे ही हम कहां क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर देंगे। तो जब बेनिफिट मिलेगा, ये तो हो गया पहला, जब हमने कौन सी वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी है, और बैलेंस शीट में क्या दिखाना है, सरेंडर वैल्यू दिखानी है। बैलेंस शीट में हमने सरेंडर वैल्यू। दूसरा पॉइंट, मुझे बेनिफिट मिला, तो जो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा ऑब्वियसली डेथ के केस में पूरा मिलेगा, डेथ के केस में मुझे पूरा मिलेगा, और वैसे मिलेगा सरेंडर वैल्यू। अगर तो मुझे सरेंडर वैल्यू रिसीव होती है तो मैं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता हूं। इफ सरेंडर वैल्यू रिसीव्ड पार्टनर्स में नथिंग डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। और बात करते हैं इफ फुल वैल्यू रिसीव्ड, मान लीजिए भाई सरेंडर वैल्यू 18,000 थी और फुल वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1 लाख मिल गया। 1 लाख, 18,000 का ही तो बेनिफिट लिया है, जितनी सरेंडर वैल्यू है उतने का ही तो पार्टनर्स बेनिफिट ले चुके हैं। किसका बेनिफिट नहीं लिया है, 82,000 का बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है। तो फुल वैल्यू मिलेगी, मान लेते हैं 1 लाख मिली, 18,000 सरेंडर वैल्यू थी उसकी, तो जो डिफरेंस होगा फुल वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू का, अगर आपको मिलने वाले पैसे सरेंडर वैल्यू से ज्यादा हो तो वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो कहने का मतलब सरेंडर वैल्यू ही रिसीव हो जाए एसेट के केस में तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करते, सिंपल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। अगर फुल वैल्यू रिसीव होगा तो याद रखना सरेंडर वैल्यू एंड फुल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वह पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तीसरा बिल्कुल आसान है भाई, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको बात समझ आ जाएगी। तीसरे वाला बिल्कुल सिस्टम, और फिर तीनों का एक चार्ट बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया है और होगा ही क्योंकि टॉपिक बड़ा है यार ये, और मैं चाह रहा हूं कि एक बार में ही हो जाए टॉपिक आपका। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, अगर मैंने प्रीमियम को जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मान लिया, तो पहली एंट्री तो सभी को पता है सर, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली एंट्री हमें पता है जितना भी प्रीमियम है उसकी एंट्री यही होगी, जितना भी प्रीमियम है उसकी एंट्री यही होगी। अगली बात, मैंने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन तो माने क्या हुआ, मैं एसेट भी मान रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं, एसेट भी मान रहा हूं। तो बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू चली जाएगी, सरेंडर वैल्यू। बैलेंस शीट में क्या चली जाएगी, जेएलपी सरेंडर वैल्यू पर दिखा देंगे, जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे दिखा देंगे। और अब हुआ क्या, पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने साथ के साथ एसेट भी मान लिया और क्या मान लिया, जेएलपी रिजर्व भी क्रिएट कर दिया। पार्टनर कहते हैं भाई थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके चलते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना लेकर प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देते हैं। मतलब कि यहां जो प्रॉफिट आ रहे थे 50,000 और जितने की मेरी सरेंडर वैल्यू थी, मेरी सरेंडर वैल्यू 18,000 की थी, वही एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। कितनी थी मेरी सरेंडर वैल्यू, सर 20,000 था सेकेंड ईयर में, और उसका सरेंडर वैल्यू था 18,000, प्रीमियम था ये, सरेंडर वैल्यू था ये। तो मैंने क्या किया, 2,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया, पर 18,000 को क्या किया था एसेट के केस में, मैंने एसेट मान लिया उसको। अब हुआ क्या, 18,000 का बेनिफिट साथ के साथ मिल गया। अगर मैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके नहीं जा रहा हूं, मतलब मैंने उसको लॉस ही नहीं माना, तो ऑटोमेटिकली पार्टनर के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए, तो पार्टनर में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जेएलपी रिजर्व की क्या कहती है, कहते नहीं ऐसा नहीं करना, आपको इसका बेनिफिट अभी नहीं लेना है, जब इसका एक्चुअल बेनिफिट आएगा तभी लेना है। तो तभी कैसे लेना भाई, मतलब कि 18,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना लेकर आप ये करिए कि भैया इसका रिजर्व क्रिएट कर दीजिए 18,000। तो अल्टीमेट हुआ क्या, पार्टनर्स के प्रॉफिट कितने रह गए अब, सर 18,000 से कम हो गए, 2,000 पहले ही कम हो गए थे, 18,000 से यहां कम हो गए।
तो कहने का मतलब पार्टनर ने इसका बेनिफिट अभी तक नहीं लिया है। तो आप पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर ABC में 32,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब अगर प्रीमियम मैंने ऑलरेडी जितना सरेंडर वैल्यू था उतना ही मैंने उस रिजर्व बना लिया, इसका मतलब पार्टनर ने उसका बेनिफिट नहीं लिया। तो जब पॉलिसी रिसीव होगी तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यही इसकी कहानी है, छोटी सी यही तो इसकी कहानी है। तो माने क्या हुआ, क्या सिस्टम निकल कर आया? निकल कर आया सर कि पॉलिसी जब रिसीव होगी, अब चाहे पॉलिसी वो सरेंडर वैल्यू रिसीव हो या फुल वैल्यू रिसीव हो, फुल वैल्यू रिसीव हो तो एंट्री तो सभी को पता है, चाहे वो फुल वैल्यू रिसीव हो सरेंडर वैल्यू, एंट्री ही होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, और पार्टनर में उठा के बांट देंगे। क्या एंट्री कर देंगे? JLP अकाउंट डेबिट। मान लीजिए कि सरेंडर वैल्यू मिली, सिर्फ क्या मिली हमें? मान लेते हैं हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिली 18,000 ही मिली। सेकेंड ईयर में उन्होंने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया और 18,000 मिल गए। तो JLP अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। तो अब अगर तो एसेट मान रहा हो तो फिर कुछ नहीं करता, पर मैंने क्या किया, मैंने उतना ही रिजर्व बना लिया था, तो रिजर्व को बांट देंगे पार्टनर में। तो JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 2A 2B और 2C, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कहने का मतलब अगर रिजर्व मानेंगे तो पार्टनर में JLP रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा एट द टाइम ऑफ बेनिफिट, जब पॉलिसी को सरेंडर किया जाएगा। मान लेते हैं अगर फुल वैल्यू मिल जाती, तो अगर फुल वैल्यू मिल जाती तो भाई सीधी सीधी सी बात है, 18,000 तो JLP रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसका बेनिफिट उन्होंने नहीं लिया, बाकी 82,000 मैं JLP को डिस्ट्रीब्यूट कर देता। तो JLP अकाउंट डेबिट टू ABC, एक एंट्री और आ जाती, ABC 82,000 को मैं बांट देता उनके प्रोपोर्शनेट में, 82,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता पार्टनर में, अगर पूरी पॉलिसी मुझे मिल जाती। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्विक इसका डिफरेंस दिखाता हूं मैं आपको। मैंने माना एज, भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर दें। अच्छा लगता है जब आप लोग इंगेज होते हैं। और JLP रिजर्व, थोड़ी सी बाउंडेशन होती है जब हम लोग बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं कि बोर्ड में उस जगह पे ना लिखें जहां पर आपको नजर ना आए। तो पहली एंट्री JLP प्रीमियम की, JLP प्रीमियम की, JLP प्रीमियम कॉमन है सभी को। क्या एंट्री होगी बताई थी सर? JLP अकाउंट डेबिट, तीनों को कंबाइन बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे, टेंशन नहीं लीजिए। JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप पूरा फॉर्मेट बना के करना भाई है, मेरी तरह नहीं करना, मेरी रीस नहीं करना। JLP टू बैंक, JLP टू बैंक एंड JLP टू बैंक मैंने लिख दी। पहली एंट्री कॉमन है सब में। अगर तो मैंने एक्सपेंस माना, अब मैंने इसी का सेकंड पार्ट मैंने क्या मान लिया भाई? एक्सपेंस मान लिया। तो मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा? सेकंड पार्ट ट्रांसफर कहां हो जाएगा? अब मैं बात कर रहा हूं JLP प्रीमियम को कहां ट्रांसफर करना है। अगर तो खर्चा माना है तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP। अगर मैंने एसेट माना है, अगर मैंने एसेट माना है, अब अगर मैंने एसेट माना है तो कहां जाएगा सर? ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से प्राइस पर? सरेंडर वैल्यू पे। बैलेंस शीट में एसेट साइड पर सरेंडर वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगा ये ट्रांसफर। अगर तो एक्सपेंस माना तो प्रॉफिट एंड लॉस में गया, बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक नोट क्या बताया था? नोट ये बताया था अगर सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम में डिफरेंस है, अगर कोई डिफरेंस है, इफ डिफरेंस इज देयर, वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज हो जाएगा। डिफरेंस इज देयर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर मैंने डिफरेंस बताया था कि मान लीजिए प्रीमियम 20,000 है, 18,000 सरेंडर वैल्यू, तो 2,000 का लॉस। वो सबको पता है कि सारे लॉसेस कहां क्लोज किए जाते हैं। अब आते हैं JLP रिजर्व में। तो यहां पर क्या होगा? बैलेंस शीट, मैंने कहा था दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहां पर
भाई बैलेंस शीट में भी दिखाओगे, सरेंडर वैल्यू पर बैलेंस शीट में भी दिखा देना, बैलेंस शीट में भी दिखा देना JLP सरेंडर वैल्यू पर, और उतना ही JLP रिजर्व बना लेना, JLP रिजर्व सरेंडर वैल्यू के इक्वल। तो सरेंडर वैल्यू के इक्वल बनाते हैं तो साथ के साथ मुझे एक एंट्री करनी पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्या, टू JLP रिजर्व, JLP रिजर्व। ये है हमारे पास एंट्रीज। ये तो हो गई ट्रांसफर कहां कहां होंगे। इसके बाद आती है बात, ये नोट कर लो, देखिए एक्सपेंस माना प्रॉफिट एंड लॉस में गया, एसेट माना सीधा सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया, JLP रिजर्व माना तो मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड भी ट्रांसफर किया और लायबिलिटी साइड भी ट्रांसफर किया। लायबिलिटी साइड ट्रांसफर करने के लिए मुझे एक एंट्री बनानी पड़ी, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो देखा आपने दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तीसरी बात है बेनिफिट के बारे में, तीसरी बात थी जो बेनिफिट के बारे में थी, ये तो हो गई एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। बेनिफिट के बारे में क्या था, बेनिफिट, बेनिफिट, अब बेनिफिट फुल बेनिफिट जो भी मिला, फुल बेनिफिट यहां किसे कहा गया है, चाहे सरेंडर हो चाहे फुल मैच्योरिटी हो, फुल मैच्योरिटी हो, कहां बांट दी जाएगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना जब हम उसे खर्चा मान रहे हो। तो रिसीविंग के टाइम पर एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, एंट्री सभी को पता है, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। और दूसरी बात, अगर मैंने एसेट माना है, नो डिस्ट्रीब्यूट, नो डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, सरेंडर वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। सर अगर फुल वैल्यू मिल जाए, हाँ ये पॉइंट है, पॉइंट आपने अब सही पूछा, फुल वैल्यू मिल जाए, फुल वैल्यू मिलेगी, फुल वैल्यू मिलेगी, फुल वैल्यू मिलेगी, फुल वैल्यू मिलेगी, तो फुल वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू, अगर आपको फुल मैच्योरिटी मिलती है, सरेंडर वैल्यू और फुल वैल्यू का डिफरेंस बांट दिया जाएगा पार्टनर में। पार्टनर में एक ही केस में पैसे जाएंगे, एसेट वाले केस में, अगर हमारी फुल वैल्यू, फुल मैच्योरिटी मिल जाती है। और यहां पर आ जाते हैं भाई JLP रिजर्व में, यहां सोचने की जरूरत नहीं है, JLP रिजर्व को बांटना है, JLP रिजर्व को तो बांटना ही बांटना है, किस में बांट देना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, JLP रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रिसीविंग की एंट्री सेम है तीनों में, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। बात हो रही है बांटने की। एक्सपेंस के केस में फुल वैल्यू चाहे सरेंडर वैल्यू मिले सब बांटते हैं, एसिड के केस में सरेंडर वैल्यू को नहीं बांटा जाता, सिर्फ क्या बांटेंगे, अगर फुल वैल्यू और सरेंडर वैल्यू में डिफरेंस हो। और JLP रिजर्व मान रहे हो तो JLP रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा, एंड क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वाला पॉइंट भी, फुल वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू का कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन है, तो ये वाला पॉइंट यहां भी कैरी हो जाएगा, फुल वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू का डिफरेंस यहां भी बांटा जाएगा, क्योंकि ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। JLP रिजर्व तो बंटेगा ही बंटेगा, फुल वैल्यू एंड सरेंडर वैल्यू का डिफरेंस भी बांटा जाएगा रिजर्व के केस में। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। प्लीज बार बार देखना इसको पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे वाले डेवलप हों, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है ना बारे में भी बताया कि क्यों बेनिफिट बांटते नहीं है, कैसे बांटा जाता है। एक्चुअली मैं सीधा सीधा ही बता सकता था इसमें ये ट्रीटमेंट करनी है, इसमें ये ट्रीटमेंट करनी है, पर होता क्या है कि वो मेरा इनर विंग अलाउ नहीं करता। मुझे लगता है इनको सच्चाई भी पता हो क्यों नहीं बांट रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।